अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं इट्स अबाउट सैलरी पर्सन। इसमें हम जो भी कुछ पढ़ रहे होंगे वो सैलरी के हवाले से पढ़ रहे होंगे कि एक एम्प्लॉई जो है उसको जो सैलरी मिलती है तो उसमें किन किन चीज़ों पे टैक्स लगता है, किन किन चीज़ों पे टैक्स नहीं लगता, फिर इसका जो विदहोल्डिंग टैक्स होता है उसकी किस तरह एडजस्टमेंट होगी, और अगर उसको कोई रिबेट्स वगैरह उनके लिए है, कोई टैक्स बेनिफिट्स हैं तो वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद हम आखिर में ये सीखेंगे कि एक जो आयरस पे एनटीएन किस तरह बनता है, फिर सैलरी पर्सन की रिटर्न किस तरह फाइल होगी, और फिर वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है, उनमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और वेल्थ स्टेटमेंट आयरस पे फाइल किस तरह होगी। तो आज का हमारा सेशन 1 है। सिर्फ ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले कि हम जो भी काम करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, इसका कोई ना कोई इंटेंशन होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है। आज आप लोग ये सैलरी टैक्सेशन सीख रहे हैं और ये आज का पहला सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई इंटेंशन होगा। तो आपका ये पर्पस क्या है, क्यों सैलरी टैक्सेशन या जो टैक्स जो है टैक्स फाइलिंग क्यों सीखना चाह रहे हैं? या टैक्स फाइलिंग क्यों सीखना चाह रहे हैं? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, या फिर चैट में लिखना चाहे तो चैट में लिख सकते हैं। सर एक तो वजह ये है कि एक तो नॉलेज भी होनी चाहिए कि हम टैक्स फाइल क्यों करते हैं, और टैक्स की बेसिक नॉलेज भी पता चले। और इससे दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपनी साइड इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई कुछ और? ओके, पार्ट टाइम मेरे का मैसेज आया कि पार्ट टाइम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, और किशोर का मैसेज आया नॉन फाइलर इशू। ठीक है। अच्छा, तो आज ये जो ट्रेनिंग है हमारी टोटल 3 सेशंस हैं और 6 आवर्स अप्रोक्सीमेटली हमारे इसमें स्पेंड हो रहे होंगे। तो उसमें इस ट्रेनिंग का, इसमें से मोस्ट बेनिफिट किस तरह लिया जाए, इस ट्रेनिंग से जो कुछ सीखना चाह रहे हैं किस तरह सीखना जाए, हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग कोर्स। क्या सिर्फ लेक्चर अटेंड करेंगे, यही आपके लिए काफ़ी है, या अपनी तरफ से खुद रिसर्च भी गाइडेंस मिल रही होगी वो करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे? हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग? सर पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो आप पढ़ाते हैं उसी में से चीज़ें कवर करें, आप ही से पूछें। उसके बाद जाहिर सी बात है, कितना भी कर लें तो कुछ चीज़ें फिर भी रह जाती हैं, वो हमें रिसर्च करनी पड़ेगी गूगल से या किसी रेलिवेंट बंदे से, या आपसे ही मैसेज करके हम पूछ सकते हैं। तो ये ठीक है जी, और कोई? इसको थोड़ा इंटरेक्टिव बनाए, बातचीत करें तो मुझे भी क्लियर होगा कि आपकी एक्चुअल नीड क्या है, उस हिसाब से मैं चीज़ें बता रहा हूँ। हाउ टू गेट मोस्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग कोर्स। आपने इसमें एडमिशन लिया है तो लाजिमी बात है आपने इसमें पे किया है, तो आप लोगों की भी यही कोशिश होनी चाहिए कि जितना ज़्यादा बेनिफिट इस ट्रेनिंग से ले सकते हैं वो ट्रेनिंग वो बेनिफिट लें। तो वो किस तरह सबसे ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं आप लोग? अच्छा,
ऐसे जब ये हमारी जो 6 आवर्स की ट्रेनिंग है 3 दिन चलेगी, तो उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि वाकई में ये ट्रेनिंग आपके लिए बेनिफिशियल थी? आप जो सीखना चाह रहे थे इस ट्रेनिंग में, जो आपने एक्सपेक्ट किया था, वो चीज़ आपने सीख ली और वो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल थी। हाउ विल यू नो? सर पहली बात तो ये है कि हम सीरियस कितना है। शुरुआत यहाँ से होती है कि हम सीरियस कितना लेते हैं इसको। उसके बाद हमने कितना बेनिफिट लिया है इस ट्रेनिंग से, वो तो ट्रेनिंग के एंड में ही पता चलेगा। अगर किस हम तरह पता, सीरियस हैं तो मेरा सवाल ये जाहिर है सी कि वो बात है किस हमें तरह पता फायदा होगा, चलेगा नहीं है कि तो फिर। वो किस तरह पता चलेगा कि आपके लिए बेनिफिशियल थी? जब आपने अटेंड किया तो आपका कोई आउटकम जहन में होगा कि मुझे ये चीज़ आनी चाहिए। जी सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर देखो ट्रेनिंग का एंड हो चुका है, ठीक है, और मैं इसीलिए आया था कि मैं कुछ सीखूं, लर्न करूं यहाँ से, और उसके एंड में जाके पता चलेगा कि मैंने कुछ सीखा भी है कि नहीं। अगर नहीं सीखा है तो जाहिर सी बात है मैं उसको प्रैक्टिस करूंगा। और आप जैसे जैसे कोई काम भी देते जाएंगे क्लास में, या जो कॉन्सेप्ट बताते जाएंगे प्रैक्टिकली उनको अप्लाई भी कर सकेंगे। ठीक है। तो सर दैट्स इट। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन 1 है, टोटल हमारे 3 सेशन से हमारे जो भी डिस्कशन होगी वो सैलरी पर्सन के हवाले से हो रही होगी। तो आज हम सेशन में क्या क्या कवर करेंगे? कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे कि टैक्स क्या होता है, और डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस का बेसिक कौन से है, टैक्स ईयर क्या होता है, रेजिडेंट वर्सेस नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट पर्सन कौन होता है और इसमें रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की टैक्सेबिलिटी में क्या क्या फ़र्क है, सैलरी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है रिसीट एंड एक्रूल कॉन्सेप्ट, वो क्या चीज़ होती है और इसको सैलरी से किस तरह रिलेट करेंगे। फिर एक एम्प्लॉई है, इसका मुख्तलिफ अलाउंसेस और परक्यूर्स मिल रहे होते हैं, वो क्या क्या हैं और उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी। पर एम्प्लॉई को कन्वीनियंस मिलती है एम्प्लॉयर से, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, अकोमोडेशन की ट्रीटमेंट क्या होगी, फिर मेडिकल अलाउंस मिलता है या मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलती है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है। पर अगर कोई एम्प्लॉय इंटरेस्ट फ्री लोन लेता है एम्प्लॉयर से, तो उसको किस तरह हैंडल करेंगे। पर अगर एम्प्लॉय की जो टैक्स है वो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उसको किस तरह मैनेज करेंगे, सैलरी के ऊपर क्या क्या टैक्सेस एप्लीकेबल, टैक्स रेट से क्या एप्लीकेबल है, पेंशन जो मिलेगी पेंशन को किस तरह ट्रीट करेंगे, ग्रेचुइटी को किस तरह ट्रीट करेंगे, प्रोविडेंट फंड को किस तरह ट्रीट करेंगे। फिर अगर किसी बंदे की फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम है, वो उसको क्या, वो उसको एग्जम्पशन होगी नहीं होगी, उसको किस तरह डील करेंगे। पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस साथ ही साथ हमारे वो चल रहे होंगे। तो ये है हमारा मेन एजेंडा ऑफ टुडे सेशन। बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या सब कुछ पहले ही सेशन में पढ़ लेंगे तो फिर बाकी बचेगा क्या आगे पढ़ने के लिए अगले 2 सेशंस में? हाँ नो सर, काफ़ी हो गया सर आई थिंक। ओके, सो व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? हम हर वक्त टैक्स दे रहे होते हैं, टैक्स टैक्स की बातें कर रहे होते हैं, टैक्स है क्या? सर मे बी द लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ओके। which we have to pay on our income. ओके, और कोई? टैक्स इज अ फी, एक गवर्नमेंट फीस चार्ज करती है, लेवी करती है किसी प्रोडक्ट या इनकम या इक्विटी पे, तो हम उसको टैक्स बोलते हैं। या इसको और सिंप्लीफाई करें तो टैक्स इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट सो दैट इट कैन पे फॉर पब्लिक सर्विसेज। हम कोई भी अमाउंट देते हैं गवर्नमेंट को जिससे गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सर्विसेज के लिए यूज़ करे, तो वो अमाउंट टैक्स कहलाता है।
इसके दो मेन कैटेगरीज हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी चीज के होने की वजह से डायरेक्ट बंदे पे अप्लाई हो जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदे के पास इनकम है, तो उसके पास इनकम होगी तो टैक्स लगेगा, इनकम टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। एक बंदे के पास प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी होगी तो टैक्स लगेगा, अगर प्रॉपर्टी नहीं होगी तो टैक्स नहीं लगेगा। इसी तरह वेल्थ टैक्स है, तो एक बंदे के पास वेल्थ होगी तो टैक्स लगेगा, वेल्थ नहीं होगी तो वेल्थ टैक्स नहीं लगेगा। तो किसी चीज के होने की वजह से जो टैक्स लग रहा है बंदे पे, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो किसी ट्रांजेक्शन के ऊपर लग रहा है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर लग रहा है, जिसका बर्डन फाइनल कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है। जिस तरह सेल्स टैक्स है कि जब ट्रांजेक्शन होती है, जब उसकी सेल परचेज होती है, तो उस टाइम पे सेल टैक्स अप्लाई हो रहा होता है, और उसका बर्डन आस्ता आस्ता ट्रांसफर होकर जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसके ऊपर ट्रांसफर हो रहा होता है। इसी तरह पर सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, या कस्टम ड्यूटी है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इनडायरेक्ट टैक्स के। इसके मुख्तलिफ टैक्सेस है, पाकिस्तान में मुख्तलिफ टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्सेस हैं डिफरेंट, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। तो हम तो इनकम टैक्स का कुछ सिर्फ सैलरी वाला पार्ट इस ट्रेनिंग में सर कवर कर रहे हैं। सर ये सेल टैक्स और जो एफईडी टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा सही, मतलब कोई प्रोडक्ट हम बाय करते हैं उसी पे लगता है, सही है। अच्छा, अब इनकम टैक्स में एक सबसे बेसिक जो चीज़ है कि इनकम टैक्स लगता किसके ऊपर है, कब लगता है, किस तरह लगता है। तो इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर एट द एप्लीकेबल रेट्स ऑन एवरी पर्सन हु हैज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। इनकम टैक्स हर टैक्स ईयर में लगता है। तो यहाँ पे जो चीज़ें नोट करने की, एक टैक्स ईयर है, एट द एप्लीकेबल रेट्स, अब डिफरेंट रेट्स एप्लीकेबल हैं ऑन एवरी पर्सन। अब पर्सन कौन होता है उसको हम कवर करेंगे, देखेंगे। और फिर वो है टैक्सेबल इनकम, अगर टैक्सेबल इनकम होगी तो उस पर लगेगा। तो यहाँ पे एक टैक्स ईयर नोट करने वाला है, पर टैक्स रेट्स हैं, और पर्सन है, और टैक्सेबल इनकम है। ये चार चीज़ें जो है वो नोट करने वाली हैं, जिसको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टैक्स ईयर। जिस तरह हमारा एक कैलेंडर ईयर है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये हमारा एक कैलेंडर ईयर है। इसी तरह एक टैक्स ईयर होता है। तो पाकिस्तान में जो टैक्स ईयर है वो जुलाई से लेकर जून तक होता है। 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। उसको हम बोलते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर, जो 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को ख़त्म होता है। अब ये 2 सालों के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे अभी 1 जुलाई से शुरू हुआ है तो 2020 है, फिर ख़त्म जो होगा 2021 में होगा। तो लाजमी बात है, जिस तरह हम कैलेंडर ईयर को कोई नाम देते हैं, अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो उसी तरह टैक्स ईयर को अभी कोई नाम होना चाहिए। तो हम उसको डिनोट करेंगे जिस कैलेंडर ईयर में 30 जून फॉल कर रही है। अब जो 30 जून फॉल करेगी वो 2021 में करेगी, तो नॉर्मल टैक्स ईयर ये कहलाएगा 2021। इसी तरह अगर कोई जुलाई फर्स्ट, जैसे अभी एक ये ख़त्म हुआ है 1 जुलाई से 30 जून तक 2020 में, तो वो टैक्स ईयर 2020 कहलाएगा। इसके अलावा दो और टैक्स ईयर के टाइप्स हैं, एक स्पेशल टैक्स ईयर है, एक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। वो सैलरीज के लिए क्योंकि रेलेवेंट नहीं है, सैलरीड पर्सन सिर्फ नॉर्मल टैक्स ईयर ही यूज़ कर सकता है। सैलरी वाले का जो टैक्स ईयर होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। स्पेशल टैक्स ईयर का अगर मैं आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं, तो वो अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर होता है। जैसे नॉर्मल टैक्स ईयर 1 जुलाई से 30 जून तक है, तो स्पेशल टैक्स ईयर इसके अलावा कोई भी हो सकता है, जैसे अक्टूबर से लेकर सितंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, कोई भी 12 महीने का साल हो अदर देन जुलाई से जून तक, वो स्पेशल टैक्स ईयर होता है। पर्सन, नॉर्मली तो हम पर्सन बंदे के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और टैक्स के हिसाब से इन पर्सन में कौन कौन आता है, इंडिविजुअल आता है, फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन जैसे पार्टनरशिप है,
फिर कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट है या फॉरेन गवर्नमेंट है, वो सब पर्सन है और इन सब के ऊपर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अप्लाई होता है। और सैलरी पर्सन जो है वो इंडिविजुअल होता है। तो हमारी सारी बातचीत इंडिविजुअल के हवाले से चल रही होगी। हेड्स ऑफ इनकम, जो भी टोटल टैक्सेबल इनकम होगी वो किसी न किसी हेड में फॉल कर रही होगी। इनकम टैक्स ने डिफरेंट हेड्स बनाए हुए हैं कि एक बंदे के पास इनकम जो आ रही है तो वो किस मुख्तलिफ हेड्स में जाएगी। तो उसमें सबसे पहले जो है वो सैलरी इनकम है, फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन्स है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। अब दुनिया की कोई भी इनकम आप लेकर आ जाएं, वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर क्लासीफाई करेंगे तो हम इन 5 हेड्स में कर सकते हैं। इसके अलावा कोई 6 हेड नहीं है। सैलरी इनकम क्या होती है? वो ये होती है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जहाँ पे रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो कुछ भी अमाउंट दे रहा होगा वो सैलरी कहलाएगा। फिर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे अब रेंटल इनकम है ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग और लैंड जो है इसका जो रेंट होगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगा। इसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ रेंटल इनकम आएगी। इनकम फ्रॉम बिजनेस, कोई भी हम बिजनेस करते हैं वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। फिर कैपिटल गेन्स जो है वो अगर कोई कैपिटल एसेट्स में सेल परचेस कर रहा है, जैसे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग की सेल परचेस कर रहा है, कोई शेयर्स की सेल परचेस कर रहा है, तो वहाँ पे इनको जो डिस्पोजल पे गेन होगा वो कैपिटल गेन्स में कवर होगा। और जो इनकम इन चारों हेड में नहीं है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगी। मिसाल के तौर पे जैसे इंटरेस्ट आ गया, अब इंटरेस्ट ना तो इनकम सैलरी इनकम में आएगा, ना इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा, ना बिजनेस में आएगा, ना कैपिटल गेन में आएगा, तो वो लाजिम बात है वो इनकम फ्रॉम सोर्स अदर सोर्सेस में आएगा। इसी तरह किसी की डिविडेंड इनकम है तो वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगी। तो हम शुरू करते हैं सैलरी इनकम। इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का। जी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? आप तो क्या बताएं, कौन रेजिडेंट होता है, कौन नॉन रेजिडेंट होता है? सर क्या जो रेजिडेंट, पाकिस्तान में रहता है वो रेजिडेंट है, जो पाकिस्तान में नहीं रहता वो नॉन रेजिडेंट है, या कुछ और? सर यही है कि जो पाकिस्तान में रहता है, पर इसके कुछ स्पेसिफिक डेज हैं, शायद 90 डेज या इवन 80 डेज, इतना कुछ है। अगर उससे ज़्यादा पाकिस्तान में हुआ तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है, और कोई? उमेर, बिलाल, किशोर? तो यही मतलब है, जो यहाँ पे रहता है वो रेजिडेंस है, और जो बाहर रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट सर है। ये यूके के टायर्स की तरह नहीं है, यूके टायर 1 टायर 2 180 डेज के वाला सब नहीं, मैच तो नहीं हो रहा कहीं? ठीक है, हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये तो ध्यान में रख लें कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर वो पाकिस्तानी होगा तो रेजिडेंट होगा, अगर पाकिस्तानी नहीं होगा तो वो नॉन रेजिडेंट होगा, इस तरह नहीं है। बल्कि नंबर ऑफ डेज के हिसाब से इसको रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट क्लासीफाई किया जाएगा। अब वो चाहे पाकिस्तानी नेशनल हो या पाकिस्तानी नेशनल ना हो। जो रेजिडेंट पर्सन होता है उसकी जो पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है, फॉरेन सोर्स इनकम होती है, वो दोनों पाकिस्तान में टैक्सेबल होगी। मिसाल के तौर पे अगर जैसे हम यहाँ पे हैं तो हम पाकिस्तान में अगर रेजिडेंट हैं तो हम पाकिस्तान में जो अर्न कर रहे हैं वो उसका टैक्स तो पाकिस्तान में देना ही देना है। मगर जब बाहर हम अर्न कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे अगर हम बीच में जाते, हमारा वहाँ पे भी कोई बिजनेस चल रहा है, यूके में कोई बिजनेस चल रहा है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे जो अर्निंग होगी इसका भी हमें पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट ऑफ अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। मुख्तलिफ गवर्नमेंट का आपस में एग्रीमेंट होता है कि अगर वो एक कंट्री में टैक्स लग रहा है तो फिर दूसरे कंट्री वाले इसके ऊपर नहीं लगाएंगे। तो आपस में हर कंट्री का आपस में एग्रीमेंट हुआ हुआ है। तो उस एग्रीमेंट में अगर ये लिखा हुआ है कि यूके गवर्नमेंट ने वहाँ पे टैक्स लगा दिया तो फिर पाकिस्तान में नहीं लगेगा, तो वो एग्रीमेंट के हिसाब से देखा जाएगा। अब जैसे पाकिस्तान का यूके से के साथ एग्रीमेंट है कि वहाँ पे अगर यूके में किसी ने बिजनेस इनकम टैक्स दे दिया और वो रेजिडेंट है पाकिस्तान में, तो अगर फिर वो पाकिस्तान में टैक्स नहीं पे करेगा।
अगर किसी कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों पे पाकिस्तान में टैक्स देना पड़ रहा होगा। और जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसको सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम में पे टैक्स देना पड़ेगा पाकिस्तान में। वो भी एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है ताकि वो डबल टैक्स से बच जाए। अब रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन होता है? वो इंडिविजुअल जिसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा है तो वो रेजिडेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल कोई पाकिस्तान बंदा आता है फॉरेनर और नवंबर में आता है। अच्छा, यहाँ पे जो डेज काउंट करेंगे वो जुलाई से जून वाले ईयर में काउंट करेंगे जो नॉर्मल टैक्स ईयर है। कोई नवंबर में आता है और जून तक पाकिस्तान में स्टे करता है तो उसके जो नंबर ऑफ डेज हैं वो 183 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा ही है, तो वो रेजिडेंट हो जाएगा। अब पिछले साल इस डेफिनेशन में कुछ चेंजेस आए हैं कि 183 डेज से ज़्यादा है वो तो रेजिडेंट हो गया। अब अगर 183 डेज से कम है तो फिर क्या होगा? क्या वो नॉन रेजिडेंट होगा या फिर कुछ और क्राइटेरिया है वो देखी जाएगी। तो पहले तो ये था कि 183 डेज से ज़्यादा है तो रेजिडेंट है, अगर वो 183 डेज से कम पाकिस्तान में स्टे है तो वो नॉन रेजिडेंट है। अब ये चेंज आया कि अगर वो 183 डेज से कम पाकिस्तान में है तो फिर देखा जाएगा कि क्या उसका स्टे मोर देन 120 डेज है या लेस देन 120 डेज है। अगर उसका स्टे लेस देन 120 डेज है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट हो गया। और अगर उसका स्टे मोर देन 120 डेज है तो फिर देखा जाएगा कि इसका स्टे लास्ट 4 इयर्स में 365 डेज था या उससे कम था। अगर उसका लास्ट 4 इयर्स में स्टे 365 डेज या इससे ज़्यादा है तो वो रेजिडेंट हो जाएगा, और अगर उसका स्टे 365 डेज से कम है तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ये है इंडिविजुअल की रेजिडेंटशिप की क्राइटेरिया। और इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो बाहर पोस्टेड हो, जैसे एम्बेसी वगैरह में पोस्टेड होते हैं, उनको गवर्नमेंट सैलरी दे रही होती है मगर उसका स्टे पाकिस्तान में नहीं होता, तो वो भी अब क्योंकि जॉब के लिए वो वहाँ पे गया हुआ है तो रेजिडेंट पर्सन हो जाएगा। अब एक एग्जांपल है, कोई मिस्टर ए है अमेरिकन सिटीजन, वो पाकिस्तान आई है 20 जनवरी 2019 को फॉर बिजनेस पर्पस, और ये तकरीबन 1 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में रहा है और 5 मार्च 2020 को पाकिस्तान से चला गया है। एजियम के ये पहली मरतबा पाकिस्तान आया है, तो क्या ये रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट? आप अपने साथ अगर पेज है तो उस पर नोट कर लें, डेज कैलकुलेट कर लें कि क्या ये 2019 में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, और 2020 में वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। आपके पास 2 मिनट हैं, आप इसके डेज की कैलकुलेशन कर लें।
जी 2019 में ये रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट? यहाँ पे जो हमने टैक्स ईयर जो डिस्कस किया था वो जून तक होता है, तो 2019 में अगर हम देखेंगे तो जून तक देखेंगे, दिसंबर तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि जनवरी में आया है तो जनवरी से जून तक इसका नंबर ऑफ डेज देखेंगे कि वो कितना दिन पाकिस्तान में स्टे है इसका। पहले 2019 में हो गया, सबने सॉल्व कर लिया है, देख लिया। टू 2019 में क्या आंसर पे किसी को एतराज है? कौन सा आंसर सर? मैंने सॉरी लिसन सुना 2019 में नहीं। वो रेजिडेंट है। 2019 में? जी सर 2019 में रेजिडेंट है। और कोई? पर सर हम टैक्स ईयर तो 2020 का लेंगे ना। मेरा सवाल दोनों ये ईयर्स टैक्स के ईयर लिए, तो 2020 मेरा सवाल दोनों ईयर्स के लिए कि क्या वो 2019 में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, फिर 2020 में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों सालों के लिए अलग अलग सवाल है। सर फिर इस हिसाब से तो 19 में रेजिडेंट हुआ, 20 में रेजिडेंट नहीं हुआ। ठीक है, और कोई? तो यही है, 2019 में रेजिडेंस है और 2020 में नहीं है। ठीक है, और कोई? टू 2019 में ये नॉन रेजिडेंट है। तो जिन जिन ने रेजिडेंट बोला है उनके वो किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि वो रेजिडेंट है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी मुझसे पूछ ले तो हम सर आगे मैं चले। 180 डेज से 183 डेज से ज़्यादा स्टे कर रहा था 2019 में, इसलिए। अगर जनवरी से 20 को आया है तो जनवरी से हाँ। जून तक, जून 30 तक कितने दिन हो जाएंगे? सही सही, जनवरी से सर हमने पूरा साल गिन लिया था। सही। ईयर जो खत्म होता है वो जून में होता है, तो हम हाँ। जून तक काउंट करेंगे, दिसंबर तक नहीं काउंट करेंगे। अच्छा सही सही समझ गया। तो और किसी को इसमें है? सब इस पे एग्री है कि वो 2019 में नॉन रेजिडेंट है? क्योंकि ये आगे जब रिटर्न फाइलिंग होगी ना उसमें ये चीज़ काम आ रहेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर रेजिडेंट होगा तो उसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, तो उसके रिटर्न फाइल करेंगे तो उस हिसाब से उसका वो देख कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अगर नॉन नॉन रेजिडेंट है तो उस हिसाब से कर रहे होंगे, तो आगे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप कहीं कंसल्टेंसी पार्ट टाइम अर्निंग के लिए जाते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, तो सबसे पहले ये स्टेटस ही पता नहीं होगा तो आप कैलकुलेशन ही गलत कर लेंगे। तो उसकी जो कंप्लाइंस है वो रेजिडेंट की अलग कंप्लाइंस होती है, नॉन रेजिडेंट की अलग होती है। ठीक है सर। ठीक है, ये सबको सबको क्लियर है? हाँ जी अच्छा, सर। 2020 में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? नॉन रेजिडेंट सर। 2020 टैक्स ईयर 2020। हाँ सर रेजिडेंट है सर, रेजिडेंट। ओके, 2020 में ये रेजिडेंट है। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर बी है जो सेम सेम डेट को 20 फरवरी को आया है पाकिस्तान में फॉर बिजनेस पर्पस, और ये तकरीबन ही stayed in Pakistan for 10 months and went back on December 19, 2019। ये पहले भी जगह लगा दे रहा है। टू टैक्स ईयर 2014 में ये 15 डेज पाकिस्तान में था, 2015 में ये 28 डेज है, 2016 में 73 डेज, 2017 में
107 डेज एंड 2018 में 148 डेज। और तो आप ये मुझे बताएं कि 2019 में ये रेजिडेंट रहे या नॉन रेजिडेंट रहे, और 2020 में ये रेजिडेंट रहे या नॉन रेजिडेंट रहे। आपके पास 2 मिनट्स है इसको सॉल्व करने के लिए। पहले मुझे 2019 का मुझे बताएं। उमेर का मैसेज आया है, नॉन रेजिडेंट इन बोथ ईयर्स। अभी सिर्फ 2019 का बताएं, उसके बाद फिर 2020 पे चलते हैं। पहले मुझे 2019 का आंसर चाहिए, तो वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। टू 2019 में नॉन रेजिडेंट है। ठीक है, और सबका मैसेज आ रहा है कि 2019 में किसी का नॉन रेजिडेंट आ रहा है, किसी का रेजिडेंट आ रहा है। तो क्राइटेरिया ये है कि और पहले सबसे पहले देखेंगे क्या उसका स्टे 183 डेज से ज़्यादा है या कम है। तो अगर हम 2019 की बात करें तो 20 फरवरी को आया है, तो जून तक उसके कितने डेज हो गए, क्या वो 183 डेज से कम है या ज़्यादा है। तो वो 183 डेज से कम बन रहे हैं और 120 डेज से ज़्यादा बन रहे हैं। तो दूसरी कंडीशन ये है कि उसका फिर देखेंगे 120 डेज से ज़्यादा है या कम है। अगर ये 120 डेज से कम है तो फिर तो कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर इस केस में इसका स्टे जो है वो 120 डेज से ज़्यादा आ रहा है। तो फिर हम देखेंगे कि अब इसके लास्ट 4 ईयर्स में स्टे जो है वो 365 डेज से ज़्यादा है या कम है। तो लास्ट 4 ईयर्स हम 2018, 2017, 16 और 15 इन दोनों तीन चारों फिगर्स को ऐड करेंगे तो वो 365 डेज से कम है। तो इसका मतलब है कि 2019 में ये नॉन रेजिडेंट है। सबको क्लियर है? किसी को कोई क्वेश्चन इस पे? सर जी एक बात समझ में नहीं आई, 120 डेज वाली थोड़ी रिपीट करना। रेजिडेंट के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि क्या इसका स्टे 183 डेज से ज़्यादा है या कम है। सही। ठीक है, अगर वो 183 डेज से ज़्यादा है तो फिर कुछ और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो रेजिडेंट हो जाएगा। फिर अगर उसका 183 डेज से स्टे कम है तो फिर दूसरी कंडीशन आ जाती है कि उसका स्टे 120 डेज से ज़्यादा है या 120 डेज से कम है। अगर 120 डेज से ज़्यादा है तो उस केस में फिर हम देखेंगे क्या लास्ट 4 ईयर्स में उसका स्टे 365 डेज से कम है या ज़्यादा है। अगर लास्ट 4 ईयर्स में उसका स्टे 365 डेज से ज़्यादा होगा तो रेजिडेंट हो जाएगा, और कम होगा तो फिर नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। ठीक है सर, सही है, समझ गया मैं। और इस केस में कम है 365 डेज। इस केस में 2019 में उसका 183 डेज से कम है, 120 डेज से ज़्यादा है। तो फिर हम लास्ट 4 ईयर्स की डेटा देखी और लास्ट 4 ईयर्स में इसका 365 डेज से कम आ रहा है, तो उस केस में ये नॉन रेजिडेंट हो गया। अच्छा, 2020 में ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? टैक्स ईयर 2020। तो 2020 में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट? सर नॉन रेजिडेंट है।
और कोई? टू 2020 में रेजिडेंट है। सर कैसे? नंबर ऑफ डेज कितना है स्टे है 2020 में? वन 83 डेज से कम है और 120 डेज से ज़्यादा है। अगर 2000 या 2020 की बात करें, जी सर। ठीक है, 120 डेज से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम लास्ट 4 इयर्स में देखेंगे कि उसका नंबर ऑफ डेज कितना स्टे। तो अब लास्ट 4 इयर्स का हम देखें तो 2019 के डेज हम काउंट करेंगे, 2018, 17 और 16 के। तो इन 4 साल के हम डेज देखेंगे तो वो 365 डेज से ज़्यादा आ रहे हैं। जी सर ज़्यादा आ रहे हैं, सही है। ठीक, अच्छा एक यहाँ पे एक और 19 यहाँ पे नहीं था, हमने रखा। 19 तो आपने कैलकुलेट किया होगा ना पहले? सही है। हाँ हाँ सर सही है, वो हमने ले लिया था, यही चार्ट देखा था। ठीक है सर, समझ गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल में जो है वो डेज जो है वो एक साथ सारे बजट में दिखा थे, फरवरी से दिसंबर तक पूरे पाकिस्तान में था। तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कम्युनिटी यानी कि एक साथ होगा तो फिर वो काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर वो एक दिन के लिए भी आता है बीच में फिर चला जाता है, फिर एक महीने बाद 15 दिन के लिए आता है फिर चला जाता है, तो वो जितने डेज स्टेट पाकिस्तान में वो आ रहा होगा और तो हम उसके वो डेज कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो आता है और बीच में कुछ यानी किसी काम की वजह से आता है और बीच में कोई स्ट्राइक वगैरह हो जाती है तो लॉ में ये लिखा है कि वो दिन डेज भी काउंट करेंगे, भले चाहे वो अच्छा। और वो अगर फॉर एग्जांपल रात को 11 बजे 11:30 बजे पाकिस्तान में पहुंचता है, अब सिर्फ 1 घंटा आधा घंटा बीच में बचा हुआ है, तो वो पूरा दिन काउंट होगा। यानी कि जिस पासपोर्ट पे जिस डेट का स्टैम्प लगा होगा उस डेट से हम वो काउंट कर लेंगे। जी उमेर, आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा, अगर कनेक्टिंग फ्लाइट हो, अगर वो पाकिस्तान में स्टे हो रहा है ड्यू टू कनेक्टिंग फ्लाइट, तो उस केस में वो दिन जो है वो काउंट नहीं होगा। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है कि अगर उसका स्टे इन ट्रांजिट की वजह से आ रहा है कि वो कनेक्टिंग फ्लाइट है, पाकिस्तान में उतरेगा फिर दूसरी फ्लाइट में चला जाएगा, तो फिर इन ट्रांजिट वाला वो डेज काउंट नहीं होंगे। मेरे क्लियर है अब? ओके, अभी मगरिब की अजान भी आना शुरू हो गई है तो हम यहाँ पे 15 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। तो 15 मिनट्स के बाद अभी 6:50 हुए हैं, तो हम 7:05 पे हम दोबारा इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी तक जो हमने कवर किया है इसमें से किसी का क्वेश्चन हो तो वो डिस्कस करें, क्योंकि अभी हम आगे सैलरी को स्टार्ट कर रहे हैं।
किसी का भी क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सैलरी, सैलरी क्या होती है आपके हिसाब से? सैलरी क्या है? व्हाट इज सैलरी? व्हाट इज सैलरी? इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयर अगेंस्ट वर्क डन। ओके, इसके अलावा व्हाट इज सैलरी? Income made by an employer to an employee. ओके, सो अगर इनकम टैक्स के हिसाब से देखा जाए और लॉ के हिसाब से देखा जाए तो सैलरी मीन्स एनी अमाउंट received by an employee from an employment। एम्प्लॉय को जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर से रिसीव होती है वो सैलरी है और वो सैलरी इनकम का पार्ट बनेगी। अब एम्प्लॉयर से क्या क्या रिसीव हो सकता है? बेसिक सैलरी रिसीव हो रही होगी, एम्प्लॉयर से डिफरेंट अलाउंसेस रिसीव हो रहे होंगे, हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, टीए मिलता है, एम्प्लॉयर किसी को कोई गाड़ी दे देता है, कोई रहने के लिए घर भी देता है, डिफरेंट ओवर टाइम का अमाउंट मिलता है, बोनस मिलता है। तो जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलेगा बेनिफिट, चाहे वो इन कैश हो चाहे वो इन काइंड हो, वो सैलरी इनकम का पार्ट बनेगा। जी, यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने की है और प्रैक्टिकल में आपको वो बहुत काम आएगी अगर आपका इंटेंशन है कि आप पार्ट टाइम अर्निंग करें और डिफरेंट लोगों के रिटर्न्स फाइल करें, तो उसमें एक प्रैक्टिकल जो चीज़ आती है, जो चैलेंज आता है और उसमें लोग काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी है कि एक बंदा जो है वो कहीं पे फुल टाइम जॉब कर रहा है और वहीं पे कोई और पार्ट टाइम या विजिटिंग सर्विसेज भी दे रहा है। मिसाल के तौर पे कोई टीचर है, वो एक यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा है और वहाँ का वो एम्प्लॉई है, तो वहाँ पे उसको एक सैलरी का अमाउंट मिल रहा होगा फिक्स, और वो जो जॉब होगी वो उसमें उसका कोई टाइम होगा, फॉर एग्जांपल 9 to 5 है उसकी जॉब, वो पार्ट वो है, मगर फिर इवनिंग में कुछ और क्लासेस चल रही होती हैं तो वहाँ पे भी पढ़ा रहा होता है, तो उसको सैलरी से अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट मिल रही होती है, तो जिसको हम विजिटिंग फैकल्टी वाले भी बोलते हैं। तो जो विजिटिंग फैकल्टी की इनकम होगी, अब एम्प्लॉयर का जो है वो तो उसने एक सैलरी फिक्स की हुई है और उसने उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन बताई हुई है कि आपको यहाँ से लेके ये काम करना है, तो वो तो होगी सैलरी। मगर जो बाद में एज अ विजिटिंग फैकल्टी में भरा रहा होगा वो सैलरी का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको नहीं मिल रही, बल्कि उसका एक और एग्रीमेंट है जिसकी वजह से उसको मिल रही है। तो वो, और उसमें आप देखेंगे तो उसका जो अगर विदहोल्डिंग का आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, तो सैलरी में जो है वो अंडर सेक्शन 149 में डिडक्शन हो रही होती है विदहोल्डिंग टैक्स की, और उस केस में विदहोल्डिंग टैक्स जो है वो 149 के हिसाब से नहीं घट रहा होगा बल्कि सेक्शन 153 के हिसाब से घट रहा होगा। तो वो सैलरी इनकम का पार्ट नहीं बनेगा बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। इसी तरह कोई डॉक्टर है, तो डॉक्टर एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है तो उसको सैलरी मिल रही है, मगर इसके साथ साथ कुछ कंसल्टेंसी भी वो दे रहे होते हैं जिनके कंसल्टेंसी फीस उनको अलग से मिल रही होती है, तो वो कंसल्टेंसी फीस जो होगी वो सैलरी का पार्ट नहीं होगी,
बल्कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का होगी। तो सैलरी में क्या आएगा कि सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट। उसमें क्या क्या होगा, पे, वेजेस, अदर रेम्युनरेशन, अलाउंसेस, परक्यूजेट्स। अब जब सैलरी अमाउंट उसको मिल गई, अब टैक्स के लिए क्या उसको कोई एक्सपेंसेस वो वहाँ से माइनस कर सकता है, किस अमाउंट पे टैक्स लगेगा? तो लॉ बोलता है कि जो ग्रॉस ग्रॉस सैलरी है उस पर टैक्स लगेगा, कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई एम्प्लॉई है, वो जॉब कर रहा है और वो अपनी गाड़ी में जाता है, अब वो बोलता है कि अब मेरा जो गाड़ी का फ्यूल लग रहा है या गाड़ी की मेंटेनेंस होती है वो तो मैं क्योंकि वहाँ जॉब करने जाता हूँ तो उस वजह से वो मेरा एक्सपेंस हो रहा है, तो वो सैलरी से मैं अपना एक्सपेंस माइनस करूँ, उसके बाद जो मेरी नेट इनकम बचे तो उस पर टैक्स लगे। तो ऐसा नहीं होगा। लॉ बोलता है कोई भी डिडक्शन सैलरी से कोई भी एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हम जो भी इनकम अर्न कर रहे हैं तो उससे हमारे घर के कुछ खर्चे हो रहे हैं, तो वो घर के खर्चे माइनस करके फिर जो हमारी सेविंग है उस पर टैक्स लगना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। लॉ क्लियरली ये बोलता है कि आपका जो सैलरी में से ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगेगा, कोई भी एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं है। हाँ, जहाँ पे लॉ ने एग्जेम्पशन दी हुई है कुछ चीज़ों की, तो वो एग्जेम्पशन हम उसको कंसिडर करेंगे, बाकी कोई भी एक्सपेंस की डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। दूसरा ये कि आप जो भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिल रहा है वो सैलरी का पार्ट है। तो अगर लॉ ने कहीं स्पेसिफिक बताया हुआ है कि ये अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट है, तो वो एग्जेम्प्ट होगी। अदरवाइज हर बेनिफिट पे टैक्स लग रहा होगा, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो ओवर टाइम हो, चाहे वो कोई भी अलाउंस हो, हर बेनिफिट पे टैक्स लग रहा होगा, अनलेस के स्पेसिफिक बताया हुआ है कि कहाँ ये अलाउंस या ये अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट है। तो अब क्योंकि एम्प्लॉयर से काफ़ी बेनिफिट मिल रहे होंगे तो हर बेनिफिट को कवर करना मुश्किल ही होता है, तो हम वो चीज़ें कवर करेंगे। और लॉ में भी वही चीज़ें बताई हुई हैं जिनकी एग्जेम्पशन है लॉ में। तो जिनके एग्जाम्पशन है वो हम डिस्कस करेंगे, इसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो टैक्सेबल हैं और उस पर टैक्स लगेगा और सैलरी का पार्ट बनेगा। अब मिसाल के तौर पे कोई एम्प्लॉय है, इसको सैलरी मिल रही है, बेसिक सैलरी मिल रही है 80,000 पर मंथ, उसको हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है। फिर कुछ कंपनीज में वो है प्रोविडेंट फंड होता है, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट हो रहा होता है। तो इस एग्जाम्पल में इसके डिडक्शन हो रही है। पर एक कन्वीनियंस अलाउंस इसको मिल रहा है, तो इसको बोनस भी मिल रहा है, और मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी हैं। तो इस केस में क्या होगा, क्या ऐसी चीज कोई चीज़ है जो डिडक्शंस वगैरह इसमें सैलरी इनकम का पार्ट होंगी, नहीं होंगी, क्या होगा इसमें? यहाँ पे जो पीएफ की डिडक्शन हो रही है या हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो ये सैलरी का पार्ट नहीं होंगे। बाकी बेसिक सैलरी हो गई, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया और कन्वेंस अलाउंस हो गया, ये सैलरी इनकम है। अब हम उनको डिटेल में आगे कवर करते हैं। नॉर्मली जो ये पेरोल शीट बनती है वो इस तरह प्रैक्टिकली बन रही होती है कि इसकी बेसिक सैलरी क्या है, फिर सारे अलाउंसेस आ रहे होते हैं, मेडिकल अलाउंस हो गया, हाउस रेंट अलाउंस हो गया, ओवर टाइम हो गया, बोनस हो गया। इसके अलावा और भी कोई अलाउंस हो सकता है, टीए हो गया, डीएनएस अलाउंस हो गया। तो बेसिक सैलरी में अलाउंसेस ऐड हो रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद एक ग्रॉस सैलरी बन रही होती है। ग्रॉस सैलरी में से फिर उसकी कुछ डिडक्शंस हो रही होती हैं, जैसे इनकम टैक्स की डिडक्शन हो रही होगी, प्रोविडेंट फंड अगर है तो उसकी कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन, अगर कोई एम्प्लॉय ने लोन या एडवांस लिया हुआ है तो उसकी मंथली बेसिस पे एडजस्टमेंट हो रही है तो वो डिडक्शन। तो उसके बाद एक नेट सैलरी आ रही होती है जो बैंक में ट्रांसफ़र हो रही होगी। तो अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि जो बैंक में अमाउंट आ रही है क्या उस पर टैक्स लगेगा या ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगेगा? तो इसका सिंपल ये है कि हमारे टैक्स पर्पस के लिए नेट सैलरी रेलिवेंट नहीं है, बल्कि ग्रॉस सैलरी रेलिवेंट है। ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लगेगा, नेट सैलरी पे नहीं लगेगा। अगर फॉर एग्जांपल अब आप
कंसल्टेंसी दे रहे हैं और आपके पास कोई क्लाइंट आया है और उसके आप बैंक स्टेटमेंट देख रहे हो, तो बैंक स्टेटमेंट में नेट सैलरी आ रही होगी। तो ऐसा नहीं होगा कि आप बैंक में जो नेट सैलरी आ रही है उसका टोटल करके उसको एज इनकम कंसीडर करें, वो नहीं होगा। बल्कि आप उसका जो पेरोल शीट होगी या एम्प्लॉयर से उसको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मिला है, उसमें जो उसकी ग्रॉस सैलरी आ रही होगी उसको कंसीडर करेंगे टैक्स पर्पज के लिए। नेट सैलरी में आप ये चेक कर सकेंगे कि बैंक स्टेटमेंट में क्या सैलरी के अलावा और कोई तो पेमेंट नहीं आई। अगर वो आई तो वो क्या चीज़ है, अगर इनकम है तो फिर उसको रिटर्न में किस तरह मैनेज करेंगे वो होगा। क्योंकि अगर बैंक स्टेटमेंट में कोई और चीज़ आ रही है और एफबीआर वाले के पास वो पहुंचे तो वो एफबीआर वाले उस पर सवाल पूछ सकते हैं, तो वो बैंक स्टेटमेंट इस पर्पज़ के लिए आप चेक करेंगे। बाकी जो सैलरी पे टैक्स लगेगा वो ग्रॉस सैलरी पे लगेगा। रिसीट वर्सेस एक्रूअल बेसिस। रिसीट और एक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट है किसी को कि रिसीट बेसिस क्या होता है या एक्रूअल बेसिस क्या होता है? जिसको भी आंसर देना है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। सर एक्रूअल बेसिस, एक्सपेंसेस हम पहले ही इस्तेमाल कर लें, सारे हर चीज़ कर लें, पेमेंट बाद में करें, ये कहलाता है एक्रूअल। ठीक है। और अगर सही हम है। उसको सैलरी के एंगल से बात करें तो फिर किस तरह वो करेंगे? सैलरी ये है कि हमने उसको ऑलरेडी एडवांस में सैलरी दे दी, फिर हम उससे सर्विसेज ले रहे जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो हो और नहीं कोई सकता। रिसिप्ट बेसिस क्या होता है, एक्रूअल बेसिस क्या होता है? रिसिप्ट बेसिस जो होता है मेरे ख्याल में प्रीपेड कार्ड की तरह होता है, पैसे डालोगे तो बैलेंस आएगा, पैसे दोगे तो चीज़ें होंगी, काम होगा, वरना नहीं। ठीक है। और कोई जो भी आपके जहन में है आप मुझे बता दें, चाहे वो गलत चीज़ हो या सही हो, वो उसको कंसिडर नहीं करें। मैं आप जो भी कॉन्सेप्ट सही होगा वो आपको बता दूंगा। रिसीट बेसिस वो होता है कि जब कोई अमाउंट की रिसीट हो रही है या पेमेंट हो रही है, यानी कि कैश बेसिस जिसको बोले, अगर रिसीट या पेमेंट, उस टाइम पे हम उसकी इनकम या एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और एक्रूअल बेसिस वो हो रहा है कि हमने वो इनकम या एक्सपेंस तो इनकर कर लिया है मगर उसकी पेमेंट या रिसीट बाद में होनी है, तो हम उसको एक्रूअल बेसिस बोलते हैं। अगर सैलरी के एंगल से उसको बात करें रिसीट बेसिस की, कि नॉर्मली सैलरी जो है वो कुछ काफ़ी सारी कंपनीज में फर्स्ट 10 डेज में मिल रही होती है नेक्स्ट मंथ के। अब जैसे अगस्त का मंथ खत्म हुआ है तो अगस्त के मंथ की सैलरी जो है वो सितंबर में मिलेगी। तो अगस्त में एम्प्लॉय ने अपनी सारी सर्विसेज दे दी और अब उसकी एक अर्निंग हो गई है जो कि उसको बाद में मिलनी है। तो वो हो गई जो एक्चुअल चीज़ हो गई कि अगस्त में इसकी अर्निंग हुई है, पेमेंट रिसिप्ट जो है वो उसकी सितंबर में हो रही है। तो अगर हम सिर्फ अगस्त के महीने की बात करें तो अगस्त में एम्प्लॉय के पास इनकम आ रही होगी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की सैलरी है तो 1 लाख रुपए की इनकम है, तो जो रिसीवेबल आ रहा होगा रिसीवेबल फ्रॉम एम्प्लॉयर जो वो 1 लाख रुपये आ रहा होगा। और रिसिप्ट बेसिस में ये आ रहा है कि इसको जिस महीने में जिस साल में उसको सैलरी मिली उस साल उसकी वो इनकम कहलाएगी। अब सैलरी जो है वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगी। अब जुलाई से जून तक जो है वो पाकिस्तान में टैक्स ईयर है, तो एक एम्प्लॉय है जिसने जुलाई से लेकर जून तक एक कंपनी में जॉब की है, अब उसको 10 मंथ्स की जो है वो सैलरी रिसीव हो गई है,
और 2 मंथ्स की किसी वजह से एम्प्लॉयर ने उसकी रोकी हुई है, जो कि उसको बाद में जुलाई या अगस्त में मिलेगी। तो अब सैलरी क्योंकि रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल है, तो अब 10 मंथ्स की रिसीव हुई है तो टैक्स भी 10 मंथ्स पे की सैलरी पे लगेगा। और नेक्स्ट ईयर अगर उसको 14 मंथ्स की सैलरी मिल गई तो 14 मंथ्स की सैलरी पे उसका टैक्स लगेगा। इस साल उसका 10 मंथ्स की सैलरी पे टैक्स लगेगा। अगर एक्चुअल बेसिस होगा तो होता तो दोनों सालों में 12-12 महीने की सैलरी पे टैक्स लग रहा होगा। और सैलरी क्योंकि रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल है, तो जिस साल में जितनी सैलरी रिसीव हुई है उस पर टैक्स लगेगा। अब एग्जांपल में पहले साल में 10 महीने की सैलरी रिसीव हुई है तो 10 महीने की सैलरी पे टैक्स लगेगा, और नेक्स्ट ईयर 14 मंथ्स की सैलरी पे टैक्स लग रहा होगा। रिसिप्ट बेसिस वो होता है कि जिस साल में जितनी सैलरी रिसीव हुई है उस पर टैक्स लगेगा, या ऐसा समझे कि जिस साल में जितना कैश रिसीव हुआ है तो उसको हम रिसिप्ट बेसिस बोल रहे हैं। अब जैसे आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं और आपने अपनी सर्विसेज दे दी हैं, तो अब आपकी अर्निंग तो एक किस्म की हो गई है। आप पैसे तो आपको किसी हाल में रिसीव होंगे, या तो अभी रिसीव होंगे या बाद में रिसीव होंगे। जब अर्निंग हो गई और आपने अपने पास बोला कि मैंने इतना अर्न कर लिया है और अभी आपको रिसीव नहीं हुआ, तो आप एक एक्चुअल बेसिस को चला रहे हैं। और अगर आप अपनी रिसिप्ट को एज अर्निंग किसी को बता रहे हैं तो आप रिसिप्ट बेसिस को फॉलो करें, यानी आपके पास कैश आता है तो फिर आपको आप बता देंगे मैंने इतना अर्न कर लिया है। रिसिप्ट बेसिस में कोई भी एक्चुअल नहीं होता, मीन्स कि कोई रिसीवेबल या पेबल नहीं होगा। एक्चुअल बेसिस में रिसीवेबल या पेबल रिकॉर्ड हो रहा होगा। आई होप अभी सबको क्लियर हो गया होगा। तो सैलरी जो है वो रिसिप्ट बेसिस पे है। अब रिसिप्ट से क्या मुराद है कि जब कैश रिसीव हो तब हुआ, या जब बैंक में ट्रांसफर हुआ तब रिसिप्ट कहलाएगा, कि रिसिप्ट क्या कहलाएगा। तो रिसिप्ट ये होगी कि या तो वो एम्प्लॉय ने एक्चुअली रिसीव कर लियो, उसके पास कैश आ गई हो, या बैंक में रिसीव हो गई हो अमाउंट, या फिर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे कहीं अप्लाई कर दिया। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय ने इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि मैंने फलां बंदे से लोन लिया हुआ है, तो आप मुझे सैलरी देने के बजाय आप उनको लोन दे दें, तो लोन रिटर्न करने मेरे बिहाफ पे। तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, सैलरी एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की, बल्कि दूसरे जिससे एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ था उसको ट्रांसफर कर दी। या एम्प्लॉय ने इंस्ट्रक्शन दी हुई है अपने एम्प्लॉयर को कि मेरे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं या रेंट अमाउंट है वो आप मुझे सैलरी देंगे, उसके बाद मैं वहाँ पे देता हूँ। तो ऐसा करें कि मैं आपको अकाउंट नंबर उसका देता हूँ, आप डायरेक्ट उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब क्या हुआ कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे उसको कहीं और अप्लाई कर दिया, तो वो रिसिप्ट कहलाएगा। अब उस केस में एम्प्लॉय के अकाउंट में तो नहीं आ रही होगी, मगर ये एज अ रिसिप्ट कहलाएगी। इसी तरह मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने चेक बना लिया है और एम्प्लॉय को बोल रहा है कि आप अपना चेक उठा लें, तो अब अवेलेबल तो हो गई। अब एम्प्लॉय ने अभी तक चेक कलेक्ट नहीं किया, एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी अभी खत्म हो गई है। तो जब अवेलेबल हो गई तो रिसिप्ट की डेफिनेशन में आ जाएगा और रिसिप्ट वो कहलाएगा। तो सैलरी जो है वो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगी। अभी हमने ये पढ़ा था कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जो भी रिसीव होगा वो सैलरी इनकम का पार्ट बनेगा और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई हो जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सैलरी का पार्ट नहीं होती, एम्प्लॉय को मिल रही होती है, जैसे any allowance only expended in the performance of the employee's duties of employment। कोई अलाउंस मिल रहा है जो ज़रूरी है कि वो अपनी जो एम्प्लॉय अपनी ड्यूटी कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस में उसको वो इंक्रीज होगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई सेल्समैन है, अब सेल्समैन का काम होता है घूमना, तो उसको फ्यूल अलाउंस मिल रहा होगा। अब ये इसके लिए ज़रूर फ्यूल अलाउंस मिलना उसके लिए ज़रूरी है, तो वो जो फ्यूल अलाउंस होगा वो उसकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, सिर्फ सेल्समैन के लिए। अगर किसी और का फ्यूल अलाउंस मिल रहा हो मगर वो ऑफिस में बैठा रहता है तो उस केस में उसका फ्यूल अलाउंस फिक्सेबल हो जाएगा। मगर सेल्समैन है और उसके लिए फ्यूल अलाउंस ज़रूरी है, तो उसको जो फ्यूल अलाउंस मिल रहा होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा।
इसी तरह एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय ने कोई एक्सपेंस इनकर किया और उसके बाद एम्प्लॉयर ने उसको रीइंबर्समेंट उसकी कर दी। जैसे कोई मीटिंग करने के लिए कराची में था, उसकी मीटिंग थी इस्लामाबाद के लिए, तो एम्प्लॉय गया और उसने मीटिंग अटेंड कर ली। अब ये क्योंकि ऑफिस पर्पज़ के लिए गया हुआ था और बाद में इसको एम्प्लॉयर ने इसको रिइंबर्समेंट कर ली, तो वो अमाउंट भी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगी। सैलरी में जो बेसिक सैलरी होती है, फिर अलाउंसेस होते हैं, फिर परक्यूज़र्स होते हैं। तो जितने भी अलाउंसेस हैं वो टैक्स सैलरी का पार्ट बनेगी, टैक्सेबल होंगे। अलाउंसेस नॉर्मली कैश में ही मिल रहे होते हैं। परक्यूज़र्स जो हैं वो कैश में भी हो सकते हैं और इन काइंड में भी हो सकते हैं। तो परक्यूज़र्स क्या क्या है वो अभी हम देखते हैं। Perquisite is any item provided by employer in kind or cash, reimbursed for expenses incurred by the employee other than for office purpose। कोई भी बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, वो काइंड में भी हो सकता है, इन कैश भी हो सकता है, तो वो परक्यूजिट कहलाता है। उसमें जैसे मोटर व्हीकल है, एम्प्लॉयर को कार देता है, तो ये परचेज कहलाएगा। इसी तरह कोई एम्प्लॉय बाइक भी दे देता है, तो वो भी मोटर व्हीकल में आ जाएगा। इसी तरह एम्प्लॉयर जो है वो ये हाउसकीपर, ड्राइवर, गार्डनर या कोई और असिस्टेंट की जो सैलरीज होती है वो एम्प्लॉयर पे करा होता है। मिसाल के तौर पे घर पे कोई या गाड़ी का ड्राइवर रखा हुआ है, उसकी सैलरी जो है एम्प्लॉयर पे करा है, और उनके घर पे कोई गार्ड है या क्लीनर है, सफाई वाला है, तो उसकी सैलरी भी जो है वो एम्प्लॉय पे कर रहा है। तो एम्प्लॉय का जो है ड्राइवर है या हाउस कीपर है वो एम्प्लॉय का है, मगर उसका सैलरी जब पे कर रहा है वो उस एम्प्लॉयर कर रहा है, तो ये एक बेनिफिट मिला है। तो ये बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेगा। इस तरह यूटिलिटीज़ की जो पेमेंट है एम्प्लॉय की बिहाफ पे एम्प्लॉय कर रहा है, इसकी यूटिलिटी बिल जो है वो एम्प्लॉय जमा कर रहा है, तो वो भी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। उसके बाद कोई ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय की कि एम्प्लॉय ने कुछ अमाउंट रिसीव किया हुआ था एम्प्लॉयर से, और एम्प्लॉयर ने वो उसको अमाउंट जो है वेव कर दिया। किसी ने एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ था 1 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर ने इसको लोन माफ़ कर दिया, तो वो जो माफ़ कर दिया लोन का अमाउंट था, फिर अब वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह कोई ऑब्लिगेशन थी किसी और बंदे पे और एम्प्लॉयर ने इसको पे कर दिया। एक एम्प्लॉय था, उसने किसी से लोन लिया हुआ था, अब वो एम्प्लॉय पे नहीं करवा रहा था, तो एम्प्लॉय ने बोला मैं चलो आपको मैं जो लोन है ये मैं आपकी पेमेंट कर देता हूँ। तो अब एम्प्लॉय को एक ये बेनिफिट मिल गया, एक एडिशनल अमाउंट मिल गई एम्प्लॉयर से, तो वो भी परक्यूज का पार्ट बनेगा और टैक्सेबल हो जाएगा। इसी तरह कोई एम्प्लॉयर जो है हाउसिंग या अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, घर वगैरह रहने के लिए देता है, तो वो भी उसका भी अमाउंट टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। इसी तरह कोई और चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, जैसे कोई किसी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयर को एसी घर पे एसी लगवा के दे दिया, एक घर पे एसी लगवा दिया, एसी यानी कि एसी दे दी, फ्रीज़र दे दिया, टीवी दे दी, और उसके अगेंस्ट हो सकता है कि एम्प्लॉय से कोई थोड़ा बहुत अमाउंट भी रिसीव किया हो। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट रिसीव किया है तो उसकी जो वैल्यू होगी उससे वो अमाउंट माइनस करके फिर रिमेनिंग जो बेनिफिट होगा वो उसकी टैक्सेबल का पार्ट बन जाएगा। इसी तरह एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है अपने एम्प्लॉयर से, वो लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री है या कम रेट पे दिया हुआ है, तो वो उसका भी जो बेनिफिट होगा वो भी सैलरी का पार्ट बनेगा। अब ये जितने भी परक्यूट्स हैं अगर हम उसको देखें, अब मोटर व्हीकल है, अब गाड़ी दी हुई है एम्प्लॉय को, अब गाड़ी की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा होगी, तो क्या पूरी गाड़ी जो है वो जिस साल में मिली है उसका अमाउंट उसमें टैक्सेबल हो जाएगा, या उसकी वैल्यूएशन किस तरह होगी, सैलरी का पार्ट कितना बनेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर अब ये जो हाउस कीपर की ड्राइवर की सैलरीज है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो सैलरी का अमाउंट क्योंकि कैश में जा रहा होगा तो वो उसका तो पता चल जाएगा कि ये अमाउंट इतनी जा रही है, उसको फर्दर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि वो
बेनिफिट जो भी होगा वो डायरेक्ट हमें पता चल रहा होगा। यूटिलिटीज़ का अमाउंट भी हमें आसानी से पता चल जाएगा, एम्प्लॉयर के कितना यूटिलिटीज़ का अमाउंट है। इसी तरह जो अमाउंट वेव ऑफ हुई है उसका भी पता चल जाएगा, ये भी केस में हो रही होगी। इसी तरह एम्प्लॉय का जो कोई ऑब्लिगेशन थी एम्प्लॉय ने पे कर दी, वो भी केस में हो रही होगी, वो बेनिफिट कितना है वो भी पता चल जाएगा। हाउसिंग और अकोमोडेशन, आप घर रहने के लिए दिया है, घर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉय का सैलरी में कितना पार्ट बनेगा उसको हम डिस्कस करेंगे। और कोई प्रॉपर्टी दी हुई है तो उसमें सैलरी का में कितना पार्ट बनेगा उसको भी डिस्कस करेंगे। और जो लोन लिया हुआ है तो लोन ज़्यादा लिया होगा, अब इस पर इंटरेस्ट का क्या चक्कर आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो डिस्कस करने वाली चीज़ है, एक मोटर व्हीकल है, उसके बाद हाउसिंग और अकोमोडेशन है, फिर कोई और प्रॉपर्टी है, और लोन की अमाउंट जो है वो डिस्कस करने वाली है। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई सवाल है? जी सर क्लियर है। ओके, अब कन्वेंस है, गाड़ी दी हुई है। अब गाड़ी का जो पूरी गाड़ी जो का अमाउंट जो होगा वो सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा। अब देखा जाएगा कि वो गाड़ी जो दी है वो क्या ऑफिस यूज़ के लिए दी है, पर्सनल यूज़ के लिए दी है, या ऑफिशियल प्लस पर्सनल यूज़ दोनों पर्पस के लिए। अगर सिर्फ बिजनेस यूज़ के लिए तो फिर तो कोई भी अमाउंट सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि बिजनेस यूज़ के लिए। अगर सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए दी है तो फिर गाड़ी की जो वैल्यू होगी उसका 10% हर साल एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा और उस पर टैक्स लगेगा। जो भी कॉस्ट होगी गाड़ी की उसका 10% निकालेंगे। फॉर एग्जांपल 20 लाख की गाड़ी है तो 2 लाख रुपए हर साल एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेगा। अगर वो गाड़ी जो है वो एम्प्लॉय ने खुद लीज पे ली हुई है तो फिर उस टाइम पे जब लीज दी थी उस टाइम पे जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू, उसका 10% होगा वो एड होगा। इसी तरह अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए भी है और ऑफिस यूज़ के लिए भी है तो फिर कॉस्ट का 5% जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा। और वो गाड़ी अगर उसके साथ पास पूरा साल जो है वो नहीं थी बल्कि कुछ महीने थी, जैसे दिसंबर में मिली है अगर एम्प्लॉय को गाड़ी, तो दिसंबर से जून तक तो ये पूरा साल नहीं हुआ, तो उस केस में फिर वो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ्स के हिसाब से कि कितने मंथ्स एम्प्लॉय की यूज़ में थी, और उसी हिसाब से जो भी 5% बनना होगा उसको हम मंथ्स में डिवाइड करके डिवाइड बाय 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय जितने भी मंथ्स जो एम्प्लॉय के पास गाड़ी थी उस हिसाब से अमाउंट एड हो जाएगी। उसके बाद है अकोमोडेशन, घर रहने के लिए दिया हुआ। अब घर की क्या वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेगी। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि क्या कंपनी की पॉलिसी क्या है। अगर कंपनी रहने के लिए घर नहीं दे रही तो क्या, तो फिर उसके बदले एम्प्लॉय को क्या अमाउंट देती। कंपनी की पॉलिसी देखेंगे कि अगर वो रहने के लिए घर नहीं देती तो उसके बदले में वो क्या देती, हाउस रेंट अलाउंस देती तो वो कितना देती। जो भी हाउस रेंट अलाउंस, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की पॉलिसी है कि अगर घर नहीं देते तो हाउस रेंट अलाउंस देते हैं 30,000 पर मंथ फॉर एग्जांपल, तो 30,000 जो है वो सैलरी का पार्ट बनेगा। मगर इसमें एक और चीज़ नोट की है कि वो जो भी बेनिफिट हो, जो हाउस रेंट अलाउंस है, वो 45% ऑफ द बेसिक सैलरी से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम टाइम स्केल जो है वो नॉर्मली गवर्नमेंट में यूज़ हो रहा होता है और उसका 45%, या अगर मिनिमम टाइम स्केल नहीं है, प्राइवेट कंपनीज में नहीं होता मिनिमम टाइम स्केल, तो जो बेसिक सैलरी है उसका 45% होती है। तो अगर समराइज़ करें कि हम देखेंगे कि अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होती तो कंपनी क्या बेनिफिट देती, उसका अमाउंट क्या होता, और बेसिक सैलरी का 45% क्या बनता है। उसमें से जो हायर होगा, जो ज़्यादा होगा, वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेगा। अब व्हीकल और अकोमोडेशन के अलावा कोई और चीज़ मिल रही हो, एसी मिल रही है, फ्रीज़र मिल रहा है, टीवी मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा कि उसकी जो भी
अब उसमें जो भी इसकी रेंटल वैल्यू या डेप्रिसिएशन एम्प्लॉयर चार्ज कर रहा होगा। मिसाल के तौर पे अगर फ्रीजर दिया हुआ है एम्प्लॉय को, अब फ्रीजर तो एम्प्लॉयर का है, तो एम्प्लॉयर ने क्या होगा अपनी बैलेंस शीट में उसको दिखाया हुआ होगा, उसकी बैलेंस शीट में जब आ रहा होगा एसेट तो उस पर वो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा। तो जो एम्प्लॉयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा होगा वो डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बनेगा। इसी तरह अगर एम्प्लॉयर ने जो है वो परचेस नहीं किया हुआ बल्कि रेंट पे लिया हुआ है तो उसकी रेंटल वैल्यू जो एम्प्लॉयर पे कर रहा होगा वो रेंटल वैल्यू सैलरी का पार्ट बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, हमने डिस्कस किया था कि जो भी अलाउंस होगा वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगेगा सब सवाए उनके जिनके लिए स्पेसिफिक बताया हुआ हो कि उसकी एग्जम्पशन है। अब मेडिकल अलाउंस जो होता है उसके बारे में स्पेसिफिक बताया हुआ है कि वो उसमें कुछ अमाउंट जो है वो एग्जम्पशन है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो एम्प्लॉय को मंथली बेसिस पे कोई फिक्स अलाउंस मिल रहा होगा या फिर ये एम्प्लॉय ने फैसिलिटी दी हुई होगी कि आप हॉस्पिटल चली जाओ तो वहाँ पे जो भी एक्चुअल खर्चा आपका होगा वो कंपनी पे कर देगी। या फिर पॉसिबिलिटी है कि दोनों चीज़ें भी मिल रही हो कि अलाउंस फिक्स मंथली बेसिस पे फिक्स अलाउंस भी मिल रहा है और एक्चुअल एक्सपेंस की रिम्बर्समेंट हो रही है। तो अब इस केस में क्या क्या होगा वो देखते हैं। अगर सिर्फ मेडिकल अलाउंस है तो बेसिक सैलरी का जो 10% है वहाँ तक तो एग्जेम्प्ट है, इससे एक्सेस जितना होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए बेसिक सैलरी है किसी की और 15,000 रुपये उसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए का 10% 10,000 बनता है, तो एडिशनल जो 5,000 होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा और वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनेगा। और दूसरी चीज़ आती है रिम्बर्समेंट की। अगर रिम्बर्समेंट एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस उनके टर्म्स के मुताबिक है, तो वो रिम्बर्समेंट फुल्ली एग्जेम्प्ट है, मगर उसकी कंडीशन है कि जिस मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास हॉस्पिटल या जो डॉक्टर है उसका एनटीएन नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, प्लस जो एम्प्लॉयर है वो उसको अटेस्ट करेगा डॉक्यूमेंट्स को कि बाकी ये डॉक्यूमेंट्स सही है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर डॉक्टर का या हॉस्पिटल का एनटीएन नहीं है और एम्प्लॉयर ने अटेस्ट नहीं किया हुआ तो उस केस में फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। और अगर वो रिइंबर्समेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के हिसाब से नहीं है बल्कि एम्प्लॉयर ने देखा कि चलो अब इसको ज़रूरत है तो हम दे देते हैं, बाकी उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से नहीं है, तब फिर टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये तो हो गया अगर अलाउंस नहीं है सिर्फ रिइंबर्समेंट हो रही है, या रिइंबर्समेंट हो रही है नहीं हो रही है सिर्फ अलाउंस मिल रहा है। अब अगर दोनों चीज़ें मिल रही है, अलाउंसेस भी मिल रहे हैं प्लस रिइंबर्समेंट भी हो रही है, तब उस केस में अगर जो रिइंबर्समेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, तो फिर तो वो रिइंबर्समेंट एग्जेम्प्ट हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर वो रिइंबर्समेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के हिसाब से नहीं है तो फिर रिइंबर्समेंट टैक्सेबल हो जाएगी और मेडिकल अलाउंस जो है वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होगा। उसके बाद एक स्पेशल अलाउंस होता है, जैसे वो अनकर होता है, नॉर्मली परफॉर्म एम्प्लॉय को ज़रूरी होता है अपने जो ड्यूटीज़ वगैरह परफॉर्म कर रहा है, जैसे टी डी अलाउंस वगैरह मिल रहा होता है, तो उस केस में जितना भी अमाउंट है टी डी मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब चाहे एक्चुअल में उतना आधा एक्सपेंस एम्प्लॉय का हुआ है हो या ना हुआ हो। मिसाल के तौर पे इसको टी डी मिल रहा है महीने के 15,000 रुपीज़ और एक्चुअल में जो टी डी है उसका आता है वो 13,000 आता है, तो 2,000 एक्स्ट्रा मिल गए उसको, तो वो 2,000 पे भी टैक्स नहीं लगेगा, पूरा का पूरा स्पेशल अलाउंस जो होगा वो एग्जेम्प्ट है। उसके बाद लोन है। अब एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को लोन मिलता है, अब लोन पे या तो वो इंटरेस्ट वाला होगा या इंटरेस्ट फ्री होगा। लॉ में एक बेंचमार्क रेट बताया था 10%, तो हम उसको कंपेयर कर रहे होंगे 10% से। अगर वो रेट जो है जो एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है
वो इंटरेस्ट फ्री है, तो फिर हम लोन का जो 10% है वो हम टैक्सेबल का पार्ट बन जाएगा। मिसाल के तौर पे 1 मिलियन जो है लोन लिया हुआ है 10 लाख रुपए, तो उसका 10% जो होगा वो 1 लाख रुपए बनेगा। तो वो 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट, इसको एम्प्लॉय को एक बेनिफिट मिल गया, क्योंकि अगर बाहर से लोन लेता तो उस पर टैक्स इंटरेस्ट लगता, यहाँ पे इसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ रहा, एक किस्म का बेनिफिट है, तो वो एम्प्लॉय की सैलरी का पार्ट बन जाएगा। और अगर वो इंटरेस्ट रेट मगर इंटरेस्ट फ्री नहीं है, मगर उस पर 5% या 4% रेट है, तो उस केस में जो डिफरेंशियल अमाउंट है 10%, फॉर एग्जाम्पल 4% उसका इंटरेस्ट रेट है और बेंचमार्क रेट हमारा 10% है, तो उसको बेनिफिट मिला 6% का। तो लोन का जो 6% होगा वो एक बेनिफिट है और वो सैलरी का पार्ट बन जाएगा। मगर ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब लोन 1 मिलियन से ज़्यादा है। अगर लोन 1 मिलियन से कम है तो फिर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। कोई चाहे उसके बाद अगर 1 मिलियन से कम है तो चाहे वो इंटरेस्ट फ्री हो या रिड्यूस रेट पे लोन हो, कोई भी टैक्सेबल इनकम में कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एक बंदा है, उसने उसकी बेसिक सैलरी 150,000 है, दूसरे जो टैक्सेबल अलाउंस है वो 30,000 है, उसने लोन लिया हुआ है 1.5 मिलियन 1 नवंबर को और इस पे इंटरेस्ट रेट है 7%। तो उसकी टैक्सेबल अमाउंट क्या बनेगी? आपके पास 5 मिनट है, 5 से 3 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेटर और पेन उठा लें, इसको सॉल्व कर लें। जी क्या आंसर आ रहा है? $2.1 मिलियन। और कोई? इसका आंसर आएगा 2.2 मिलियन। $150,000 पर मंथ है, इसको मल्टीप्लाई 12 करेंगे। 150 प्लस 30,000 जो है टोटल 150 प्लस 130 180 हो गए। 180,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो गई आपकी सैलरी। इसमें फिर
लोन का अमाउंट आ रहा है 1.5 मिलियन, उसका 7% निकालेंगे। और अब ये लोन क्योंकि पूरे साल के लिए नहीं है, नवंबर से जून तक के लिए 8 मंथ्स का, तो उसको बेनिफिट 8 मंथ्स तक मिला है। तो जो भी 7% का अमाउंट आएगा इसका डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, और वो हम सैलरी में ऐड कर लेंगे, तो जो फिगर आएगी वो 2.2 मिलियन की है। ठीक है, आगे चलें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सॉरी, यहाँ पे 7% रेट है तो बेनिफिट इसको 3% का मिल रहा है, तो 1.5 मिलियन का 3% निकालेंगे, इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे। सबके पास यही फिगर आ रही है? कंटिन्यू करें, आगे चलें। हमारे पास टाइम कम है और चीज़ें काफ़ी कवर करनी है। कोई कंफ्यूजन है मुझे बता दें मैसेज में, हम डिस्कस कर लें, अदरवाइज हम आगे चलें। अगर आगे चलें तो आप मैसेज में 1 टाइप कर लें। सर ये जो आपने कैलकुलेशन किए ना, काइंडली इसको टाइप करके दे दें प्लीज। टाइप करके दे दूं? ठीक है, ये इसकी जो वर्किंग मेरे पास जी है, सर। मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, क्लास के बाद मैं इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूँगा। ठीक है, अब ये लोन जो एम्प्लॉय को मिला है, अब एम्प्लॉय ने इसको कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा। अगर उसने कोई ऐसी एक्टिविटी में यूज़ किया जहाँ पे उसकी और टैक्सेबल इनकम आ गई, मिसाल के तौर पे उसने एम्प्लॉय ने लोन लिया और उसने जाके कोई शॉप खोल दी, तो अब उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई, तो उसमें से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, तो वहाँ पे इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस जो होगा वो 10% तक उसको अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अब उस पर टैक्स लग चुका है। अब चाहे एम्प्लॉयर ने इसको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था मगर उसको टैक्स 10% बेनिफिट था, उसको उसके ऊपर टैक्स लग गया है, तो अब वो एज ए उसको इंटरेस्ट एक्सपेंस एक अलाउबल एक्सपेंस हो जाएगा बिजनेस इनकम में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तो एम्प्लॉयर को कोई एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट नहीं लग रही होगी, तो वो पर एग्जेम्प्ट है एम्प्लॉय के लिए, वो बेनिफिट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट में काम कर रहा है तो उसको फ्री या सब्सिडाइज फूड दे दिया। इसी तरह कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसने उनके बच्चों के लिए फ्री या सब्सिडाइज फीस पे उनको एजुकेशन दे रहे हैं। इसी तरह कोई कहीं पे हॉस्पिटल या क्लिनिक में जॉब कर रहा है तो उसके लिए फ्री या सब्सिडाइज मेडिकल ट्रीटमेंट होगी। तो ये 3 जो चीज़ें हैं, अब लॉ में सिर्फ ये 3 बताई हुई हैं, इसके अलावा और कोई एफपीआर ने इसको नोटिफाई नहीं की। ये 3 चीज़ें हैं, होटल हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गया और हॉस्पिटल हो गया। वहाँ के एम्प्लॉय को अगर वो कोई बेनिफिट दे रहे हैं, होटल वाले फूड में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाले एजुकेशन में और हॉस्पिटल वाले मेडिकल में, तो वो क्योंकि अब हॉस्पिटल को या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को या रेस्टोरेंट को कोई एडिशनल कॉस्ट इनकर नहीं हो रही होगी, तो उस वजह से एम्प्लॉय का ये जो बेनिफिट है वो टैक्सेबल नहीं होगा बल्कि एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा कोई भी होगा, जैसे अगर एयरलाइन की बात करें, अब पीआईए वाले अपने एम्प्लॉय को टिकट्स देते हैं तो वो लॉ में गिवन नहीं है, तो वो टिकट का जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा और सैलरी इनकम का पार्ट बन जाएगा। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
बेसिक सैलरी है 6 लाख रुपए साल की, डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस कहें या एक इन्फ्लेशन अलाउंस होता है कि इन्फ्लेशन की वजह से एक बेनिफिट मिल रहा है, तो वो एक डियरनेस अलाउंस का 60,000 है। अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने इसको प्रोवाइड की है, अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होती तो उसको एक हाउस रेंट अलाउंस मिलता 35% ऑफ द बेसिक सैलरी के हिसाब से। बोनस 90,000 है। कन्वीनियंस प्रोवाइड की हुई है फॉर पर्सनल एंड बिजनेस यूज। जो व्हीकल की कॉस्ट है वो 8 लाख रुपए है। लंच अलाउंस है, TAD है 120,000। पेड बाय कंपनी फॉर विजिट टू इस्लामाबाद फॉर मार्केटिंग। एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है वो 1,05,000 है। इसके अलावा कंपनी ने रेफ्रिजरेटर प्रोवाइड किया हुआ है एम्प्लॉय को, जिसपे वो 10% जो है वो एम्प्लॉयर कंपनी डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। हो जाएगा ये सवाल आप लोगों से, अगर आपको घर के लिए करने के लिए दिए जाए, या अभी यहीं पे सॉल्व करेंगे? ये सारा क्वेश्चन जो है मैं इसको ग्रुप में शेयर कर लूँगा, तो कल क्लास से पहले पहले इसको अगर सॉल्व कर लें तो हम डिस्कस करेंगे तो आसानी रहेगी, अदरवाइज कल जो चीज़ें करेंगे पर उसमें मुश्किल हो जाएगी। तो कल क्लास से पहले पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। इसमें कोई अगर अभी कोई भी कंफ्यूजन लग रही है कि इसका क्या होगा तो उसका आप डिस्कस कर सकते हैं। ये ध्यान में रखेंगे जितने भी अलाउंसेज हैं टैक्सेबल हैं, अनलेस के लॉ में बताया हुआ कि ये अमाउंट एग्जेम्प्ट है। तो डियरनेस अलाउंस अगर नाम आपका नया आ रहा है तो वो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अकोमोडेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, और कन्वेंस का भी हमने डिस्कस किया है। लंच अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। TAD है क्योंकि ये स्पेशल अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है सर, वो भी ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, इसको भी आप सॉल्व कर लेना। ठीक ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सर इससे पिछला सवाल जो था उसमें एकोमोडेशन 35% थी, तो जो प्रोवाइड कर रहे थे एम्प्लॉयर, तो आपने 45% बताया था जो कि सैलरी का पार्ट होगा, अगर उसने कोई नहीं बताई हुई तो ऐसे ना। अकोमोडेशन जो होगी, हम उसमें दो चीज़ें देखेंगे कि अगर अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होती तो फिर एम्प्लॉयर क्या बेनिफिट देता, उस बेनिफिट को कंपेयर करेंगे 45% ऑफ द बेसिक सैलरी। अगर 45% ज़्यादा आ रहा है और बेनिफिट कम आ रहा है तो फिर 45% लेंगे, अगर 45% कम आ रहा है बेनिफिट ज़्यादा आ रहा है तो फिर बेनिफिट लेंगे। तो इस केस में जो है वो हाउस अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं होती तो फिर हाउस रेंट अलाउंस मिलता 35% के बराबर। अब एक्चुअल में इसको बेनिफिट 35% मिल रहा है, इसको कंपेयर करेंगे 45% से, जो हायर आ रहा होगा, लाजिम बात है 45% हायर आएगा, तो हम 45% ऑफ द बेसिक सैलरी टैक्सेबल सैलरी का पार्ट बनाएंगे। ठीक है सर। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक या टर्मिनेशन बेनिफिट मिलता है कि अगर किसी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर लिया है या किसी वजह से उसको फारिग करना पड़ा है, या कोई उसको गोल्डन हैंडशेक मिलता है जो रिटायरमेंट या टर्मिनेट करने के बाद मिलता है, तो उस केस में अब वो क्योंकि एक अमाउंट काफ़ी बड़ी होती है, अब सैलरी जो है वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल है, तो जब वो बड़ी अमाउंट रिसीव होगी तो उस पर करंट ईयर का जो भी टैक्स रेट होगा वो अप्लाई होगा, तो वो एक बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर वो चाहे तो करंट ईयर का टैक्स अप्लाई करे, जो भी करंट ईयर में उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा, या उसको फिर एज ए सेपरेट इनकम कंसीडर करे
और उसका लास्ट 3 ईयर्स का जो भी टैक्स आया था उसका एवरेज निकाल के वो अप्लाई करे। यानी कि या तो वो टैक्सेबल सैलरी का पार्ट कर ले। फॉर एग्जांपल इसकी एक साल की सैलरी बनी है 20 लाख रुपए और करंट ईयर के ऊपर रेट अप्लाई हो रहा है 10%। अब और उसको अभी गोल्डन हैंडशेक भी मिल गया, वो भी 15 लाख रुपए, इसकी टोटल सैलरी हो गई 35 लाख। अब 35 लाख हो गई और अब उसका टैक्स रेट 17% बन गया उसके ऊपर फॉर एग्जांपल। अब उसके पास ऑप्शन है कि 35 लाख के ऊपर ये 17% रेट अप्लाई कर ले, या फिर जो उसकी सैलरी है 20 लाख रुपए उस पर 10% रेट अप्लाई हो रहा है वो 10% कर ले, और जो 15 लाख का जो उसको बेनिफिट मिल रहा है, गोल्डन हैंडशेक मिल रहा है, उसके ऊपर लास्ट 3 इयर्स का जो टैक्स रेट था उसका एवरेज निकाल के वो दे दे। एवरेज किस तरह निकलेगा कि लास्ट 3 इयर्स में इसकी टैक्स लाइबिलिटी देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे लास्ट 3 इयर्स की टैक्सेबल इनकम से, तो जो भी रेट एवरेज रेट आ रहा होगा उसको हम 15,000 से मल्टीप्लाई करके वो उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकाल लेंगे। टैक्स अब वही कॉन्सेप्ट के रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल है सैलरी इनकम, मगर 2 एक्सेप्शन है उसकी। के एक्सेप्शन ये है कि एम्प्लॉय को जो है वो सैलरी एरियर्स में मिल रही है। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का कोई मसला था, उसने क्या किया कि एक मंथ में उसको 7 मंथ्स की सैलरी मिली, 5 मंथ्स की सैलरी जो है वो उसने रोकी हुई थी। अब दूसरे साल जो आया वो एम्प्लॉय ने 12 मंथ्स की तो सैलरी मिल गई उसको, 5 मंथ्स जो लास्ट ईयर के थे वो भी मिल गई, अब उसके पास 17 मंथ्स की सैलरी मिली है। अब लॉ तो ये कहता है कि रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगी। अब क्या होगा कि 5 महीने लास्ट ईयर की इसकी जो 7 मंथ्स की सैलरी आ गई बहुत लो होगी, उसकी जो रेट भी होगा वो कम लग रहा होगा। करंट ईयर में 17 मंथ्स की सैलरी आ गई तो जैसे इनकम बढ़ी उसका रेट भी बढ़ गया, टैक्स रेट भी बढ़ गया, क्योंकि जैसे जैसे सैलरी बढ़ती इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ता है। तो इस केस में ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कोई सैलरी एरियर्स में मिली है और जिसकी वजह से आपको हायर रेट अप्लाई हो रहा है और टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, तो फिर ऑप्शन है एम्प्लॉय के पास कि वो कमिश्नर को एक राइटिंग में नोटिस लिखे और उसको बोले कि मैं रिसिप्ट बेसिस पे इस साल टैक्स नहीं दे सकता क्योंकि मेरी लायबिलिटी ज़्यादा आ रही है, आप मुझे अलाउ करें कि मैं एक्चुअल बेसिस पे यानी 12 महीने की जो सैलरी है उस पर टैक्स अप्लाई रेट अप्लाई करके उस पर सैलरी टैक्स। और दूसरा ये ऑप्शन है एम्प्लॉय को। दूसरा ऑप्शन है कमिश्नर को। कमिश्नर को अगर लगता है कि ये जो अच्छा ये सिर्फ उस केस में अगर प्राइवेट कंपनी का वो एम्प्लॉय होगा, तो कि ये प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है और उसकी सैलरी जो है वो रेफर की गई है, तो उस केस में कमिश्नर खुद चाहे तो उस एम्प्लॉय को बोल सकता है कि आप एक्चुअल बेसिस पे टैक्स दे दें, रिसीव बेसिस पे ना दें। तो ये 2 एक्सेप्शन है उसकी। ये जो टैक्स रेट्स एप्लीकेबल हैं, अगर 6 लाख रुपए तक उसकी टोटल सैलरी बनती है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख से 12 लाख रुपए तक है तो फिर जो 6 लाख से एडिशनल अमाउंट है उस पर 5% लगेगा। 12 लाख से 18 लाख रुपए तक है तो 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12,000। तो ये जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है स्लैब रेट भी टैक्स रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये टैक्स रेट्स हैं। ये लिस्ट जो है ये कंप्लीट नहीं है, मैं जो उसके हैंडआउट्स अपने टैक्स के नोट्स आपसे शेयर करूंगा उसमें ये कंप्लीट लिस्ट भी आपके पास होगी। सर ये रेट्स चेंज होते रहते हैं ना? जी ये टैक्स रेट चेंज होते रहते हैं। ये जो अपडेटेड रेट्स हैं वो है अभी इस साल जो टैक्स ईयर तो अभी 2021 चल रहा है तो उसमें भी रेट अप हैं और लास्ट ईयर भी यही रेट थे, तो इस साल कोई भी चेंज नहीं आया। तो अगर टैक्स ईयर 2020 की बात करें या टैक्स ईयर 2021 की बात करें तो दोनों में ये टैक्स रेट एप्लीकेबल है। अच्छा हमारी क्लास टाइमिंग थी 8 बजे तक, मगर जो आज की जो प्लेन चीज़ें थी उसमें से कुछ चीज़ें रहती हैं तो कंटिन्यू रखें या कल यहाँ से दोबारा स्टार्ट करें। 8 बज चुके हैं, अगर आप चाहें तो हम आज की जो चीज़ें प्लान है इसको आधा घंटा और भी लग सकता है, तो कंटिन्यू करके आधे घंटे में ख़त्म कर दें या फिर कल उसको यहाँ से कंटिन्यू करें।
बिलाल, उमेर, सरिश। जी सर, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। कल कंटिन्यू करें। जी सर, क्योंकि मुझे कहीं जाना है सर। ठीक है, ठीक है, पर कल हम यहीं से फिर आगे चलेंगे। इससे पहले, कल से पहले पहले आप ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इसको आप घर से सॉल्व कर लें। सर ये स्लाइड शेयर करेंगे आप ग्रुप में? ये मैं स्लाइड भी शेयर कर लेता हूँ और इसके साथ साथ कुछ हैंड आउट्स हैं वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है सर। सर और ठीक है, पर कल सॉल्यूशन हम आपको ग्रुप में ही भेज दें, जो सवाल हैं तो आपने जी जी, बोले। वो ग्रुप में सॉल्यूशन ग्रुप भी शेयर कर दें। ठीक है सर। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह दोबारा हमारी इसी टाइम पे 6 बजे मुलाकात होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।